किसी ने कहा आजकल बहुत सी पढ़ी लिखी माएँ बच्चों को होमवर्क कराती हैं तो बहुत मारती हैं छोटे छोटे बच्चों को, और चीखती और चिल्लाती हैं, गालियाँ देती हैं रहती हैं। घर के बहू बेटियों के बारे में हम क्या कहें? मतलब सास का सवाल है कि बहुएं जो बच्चों को उनके होमवर्क कराती हैं तो वो इस तरह के सलूक करती हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ जो लोग बच्चों को मारते हैं उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि उनको अल्लाह ने क्या नेमत दी, इसलिए वो मारते हैं बच्चों को एक्सट्रीम केस में आप मार सकते हैं, वालिदैन को भी इजाज़त है, लेकिन हर धक्के पर होमवर्क पे आप मारेंगे तो अंदाज़ा लगाइए पूरी ज़िंदगी होमवर्क करना है तो कितना मारना है आप माँ बाप को। और जब बच्चा मार खाता है ना तो जिस्मानी एतबार से वो मजबूत बन जाता है, फिर मार असर नहीं करती उस पर, फिर आप ज़िंदगी में परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। और फिर जब कोई कोताही और गलती जब वो शबाब को पहुंचता है अपनी ताकत को और आपसे होती है ना, तो फिर वो आपको जब गालियां देता है तो जब लगता है ये ऐसा क्यों निकला, चूँकि कहीं ना कहीं उसकी तरबियत में उसको वो चीज़ नहीं मिली। समझ रहे आप? बच्चों को कभी मत मारिए, बच्चों को मारना ये दुरुस्त नहीं है। दुनिया ने क़वानीन बनाए कि बच्चों को मारना, आपको पता है ना US में, कनाडा में अगर बच्चों को मारा जाए तो आपको जेल हो सकती है, इतने सख्त क़वानीन हैं। एक साहब हिंदुस्तान वापस आए, मैंने उनसे वजह पूछी, इतने अच्छे आप जॉब पर थे, कनाडा छोड़कर क्यों आए? तो कहा बच्चा मेरा घर में गिर गया था, सर फूट गया, तो पुलिस ने बच्चे की तरफ से केस डाली और हम दोनों की सुनवाई हर हफ्ते हो रही, तो हम कनाडा छोड़ के भाग के आ गए कि बच्चा गिरा, कैसे गिरा, मारा तो नहीं गया, तुम क्या कर रहे थे, बच्चा होमवर्क बराबर करता है क्या, तुमने जिद से मारा और वो गिरा, केस हो गया था। मतलब पुलिस ने केस डाली उनके खिलाफ और माँ बाप को सुनवाई को जाना पड़ रहा था, वो 2 महीने में छोड़कर आ गए। समझ रहे आप? इतने स्ट्रिक्ट कानून कि वो बच्चा गिरा ठीक है, लेकिन इसकी हमको तस्दीक होना, हम यकीन नहीं कर रहे हैं, और उनको पेशी देना पड़ी थी हर बार कोर्ट में जाकर कि गिरा कैसे, अकेला तो नहीं था, अकेले छोड़ के जाना भी क्राइम है, या तुमने मारे तो नहीं उसको सजा के तौर पे कि बच्चा, तो वो परेशान होकर छोड़ के आ गए। बच्चे याद रखिए, मार से अगर सीखते तो फिर क्या ही बात थी। रसूलुल्लाह खुद जब आते तो लठ लेकर आया करते सहाबा में और खूब धोते उनको और बताते लोगों को ये अब्दुल्ला है, कैसा धोता है इसको, तो जब अब्दुल्ला इब्न उमर बनेगा ये, और ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, इसको मैंने इतना मारा हाथ पैर तोड़ा इसके, तो जब देखो अब्दुल्ला इब्न अब्बास बनाइए। और जब नहीं, एक भी मिसाल नहीं ना, प्यारे बच्चे प्यारे बच्चे प्यारे बच्चे, या मेरे बेटे के अल्फाज ही मिल रहे, डांटने के अल्फाज भी नहीं ना। ज़ैद बिन हारिसा कहते मैं गुलाम था, गलतियाँ करता था, आपने 10 साल में एक बार उफ तक नहीं कहा। मतलब बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि रसूलुल्लाह नाराज़ नहीं होंगे, नाराज़ हुए होंगे, लेकिन वो आंखें काफ़ी थी नाराज़गी की अपने मालिक की ग़ुलाम को सीधा होने के लिए। तो माएँ अपने बच्चों को अपनी आंखों के इशारे पर चलाएं, उनको उनकी ज़िद को समझे। बच्चे ज़िद नहीं करेंगे तो कौन, आप ज़िद करेंगे? बीवी तो बड़ा ज़िद करती है शौहर से, और उसके बच्चों ने उससे ज़िद नहीं करना। हाँ, क्या उसूल है? बच्चा जिद करा तो उसको दूंगी मैं होमवर्क में, मैं जिद करी शौहर से साड़ी के लिए, इसके लिए तो शौहर ने उस बात को मानना। अगर शौहर भी ये कह दे कि आप जो बच्चे के साथ तुम सलूक करिए, मेरा सलूक तुम्हारे साथ वही रहेगा। बच्चे ने हम नहीं करा उसको थप्पड़, तुमने खाना बनाया नहीं थप्पड़। बच्चे ने नहीं काम करेगा उसको 2 छड़ी, तुमने खाना 2 छड़ी। बच्चे ने नहीं करा, तुमने हम कमरे में बंद कर दिया, तुम ये नहीं करेंगे मैं कमरे में बंद कर दूंगा, ठीक है लागू? नहीं, हम बड़े हैं। जब तुम बड़े तुम्हारे साथ नहीं कर सकते तो बच्चे उनके साथ तो ये हो ही नहीं सकता, सिंपल। तो बच्चों को जो वालिदैन इस तरह से करते हैं वो बच्चे बहुत याद रखिए, और हर बच्चे की एक सलाहियत होती है, उनके डेवलपमेंट बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो जहनी तौर से माजूर हो जाते हैं बच्चे, मानो जिनको वालिदैन मार मार के काम लेते हैं। उनमें अगर वो सलाहियत नहीं है, जाने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा अहम है, और जो वालिदैन अपने बच्चों की इस फितरत को समझते हैं ना, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं जब अपने स्कूल में था तो मेरा हाल ये था कि मैं कोई पासिंग स्टूडेंट नहीं था। मेरी हकीकत तो ये थी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो नहीं पढ़ रहे अच्छा कर रहे हैं, मैं पासिंग स्टूडेंट भी नहीं था अपने लिहाज से। और मेरे ही साथ मेरे उम्र के जो लड़के थे, जब उनका रिजल्ट आता और जब मेरा रिजल्ट आता, हम दोनों के अंदर फ़र्क रहता था, इसलिए कि मुझे पता था कि मुझे समझाया जाएगा और उनको पता था उनको मार पड़ने वाली है। तो उनमें फ़र्क ये था, क्योंकि मुझे समझाया जाएगा, मुझे पता मेरे वालिद ज़्यादा है, बोलेंगे ठीक है बेटे आपने कोशिश करना चाहिए था, आपने अपना दिएगा जो आप में सलाहियत थी, बस मैं वही उम्मीद करता, आप में जो है वो दे दीजिए, बाकी मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन उनको पता था अब घर जाएंगे तो जो हालत, क्योंकि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाइज टुगेदर, एक जैसे बच्चे एक साथ हम पीछे बैठते थे, और बस हालत ये थी कि तो बहरहाल उनको पता था कि आज घर से निकाले जाएंगे, साइकिल छीन ली जाएंगी, पेट्रोल अलाउंस बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मुझे शर्मिंदगी होती थी कि अब मुझे सिर्फ ये बोला जाएगा कि तुमने अपना दिया है जो तुम में सलाहियत थी, बाकी हमको तुमसे उम्मीद नहीं है। तो मैं शर्मिंदा था, हाँ मैं नहीं दे पाया अपनी सलाहियत, ये फ़र्क था थोड़ा सा। तो एक फ्री जहन था मेरा उस मामले में, तो जो फ़न में जाना चाहा, जो फील्ड में जाना चाहा, जो मैं काम करना चाहूँ मैंने किया। जब मैं 10वीं में आया
तो मुझे मेरे वालिद को पता था कि इसकी पढ़ाई की तालीमी हैसियत क्या है, कितना वो कर सकता। जब वो आए, रमज़ान का महीना था, तो अब सब बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे थे इसलिए कि 10वीं का एग्ज़ाम है। वाली साहब ने कहा कि 10वीं का एग्ज़ाम है लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ है तुम पर, तुम अब बालिग हो चुके हो, तो रोज़ा तो रखना है। और 10वीं से पहले 1 महीने की छुट्टी मिलती थी एग्ज़ाम से पहले उस ज़माने में, और उतना ही 1 महीना मेरे पास था। रमज़ान के बाद एग्ज़ाम थे मार्च में, तो उन्होंने कहा कि देखो अब एग्ज़ाम का 1 महीना है, मैं ये चाहता हूँ कि आप रोज़ा रखो और रात में पढ़ाई करो रात भर, और दिन में सो जाओ। हमको रोज़ा भी हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ाई भी होगी। तो हम 3-4 दोस्त मिलकर रात भर पढ़ाई करते थे और दिन में सो जाते थे, और उतनी ही हमने पढ़ाई की, बस उतना 1 महीना एग्ज़ाम से पहले उतनी ही पढ़ाई की, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने पढ़ाई की सब पास हुए इसमें, ठीक। 1 फर्स्ट क्लास आए, 3 सेकंड क्लास आए, ठीक, उसमें मैं भी एक था, ठीक। तो सब पास हुए, ठीक। जब मैं पेपर दे के आया पहला पर इंग्लिश, मैं इंग्लिश मीडियम से, लेकिन इंग्लिश मुझे बराबर नहीं आती थी, तो इंग्लिश का पेपर दे के आया तो वालिद साहब ने कैसा गया, तो मैंने कहा कि मैंने शायद 60 मार्क का या 50 मार्क का किया, 100 में से। वालिद साहब बोले कोई बात नहीं, उम्मीद है 40 मार्क तुमको मिलेंगे, इसलिए कि बहुत मजबूती से तुमने किया जितना भी किया 60 मार्क का, ठीक। तो मैं अगले पेपर में फ्रेश था और दूसरे लोग इतनी डांट पड़ी, सिर्फ 60 का करके आए, सिर्फ 70 का करके आए, सिर्फ 100 करके आए, और कल का पेपर उनका हिंदी का टाई फिश, टेंशन में अब क्या पढ़ेगा वो, क्योंकि तो आज डांट पड़ गई उसको इंग्लिश के लिए, तो कल क्या हिंदी का एग्जाम देंगे। लेकिन वहीं जब मैं दूसरे दिन आया तो मुझसे सिर्फ ये कहा गया था, भाई बहुत अच्छा, कल हिंदी का पेपर फ्रेश होके जाओ और हिंदी का पेपर दो। हिंदी कितने कर हिंदी का, भाई 50 तक गए होंगे, कोई बात नहीं। अब कल कौन सा है, मैथमेटिक्स, ये तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, हालांकि सबसे मुश्किल, कोई बात नहीं, करके आओ जो होता है। 120 मार्क का होता था, मैंने 120 मार्क कितने करके आए, तो बस 80 का हो मुश्किल, कोई बात नहीं, 80 में से इतने इंशाल्लाह मिल जाएंगे। कल कौन सा है, ज्योमेट्री का, कोई बात नहीं, गो ऑन, चलो कोशिश करो, जैसे ये गए 3 ये भी चले जाएंगे। ऐसे हम एग्जाम दे रहे थे, तो हमको सपोर्ट मिल रहा था, और दूसरे बच्चे रोज़ मुँह लटका के आते थे, और आज भी इतना डांटे, हालांकि वो मुझसे अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन वो सब सेकंड क्लास आते हुए, क्योंकि रोज़ डांट जा रहा है। आप समझ रहे नहीं बच्चे की जहनीत, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे की जहनीत को माँ बाप को समझना होगा। अगर वो समझेंगे तो हमको फ्री विल दी कि आपको जो करना है। मैं 10 पास हुआ, सेकंड क्लास, लेकिन मैं पास हुआ, मुझे खुशी थी और अपनी मेहनत से पास हुआ, मैंने चीटिंग नहीं की कभी। और मुझे वालिद साहब को फ़ख्र था कि भाई बच्चे ने मेहनत की, चीटिंग नहीं, बहुत अच्छा, और ऐसे सेंटर में जाना भी नहीं, कभी चीट करना भी नहीं, और मुझे उस चीज़ की खुशी थी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। उसके बाद मैंने 12th किया, वालिद साहब कोई बात नहीं, 12th में इतना है जो करना आपको, मैं फ्री था अपने, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, फिर मैंने सोचा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कैंसिल किया, फिर मैं BSc में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे पैसा दे दिया था, कहा जो करना है करो। मैंने कहा पैसा तो वापस नहीं दूंगा, मैंने बाइक ले लिया एक, ठीक है। मतलब फीस सब हो गई हमारी, आपने दे दिए थे, मैंने गाड़ी ले लिया, मैं BSc में एडमिशन ले लिया। मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो बेचारे कर देंगे खर्चा, मैं क्या, समझ रहे आप बात। मैंने वो किया, लेकिन एक एहसास था कि यार वालिदैन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने इंग्लिश सीखी उस ज़माने में, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरे फन में कभी इसमें वो नहीं था, मैंने वो सब चीज़ें तब सीखी। क्यों, तो ये होता है अगर वालिदैन समझदार और पीछे बैकिंग देकर लेकर चले। फिर उसके बाद मैं 12th पास हुआ, BSc पास हुआ, और उसके बाद मैंने MCA किया, और हर बार जब मुझे ये बैकिंग मिली, ये मिली, तो मैं आगे ही बढ़ता गया। मेरा 10 में परसेंट 56.28 था। जब मैंने 12th किया मेरा परसेंटेज 64.34 था, मुझे आज तक याद है। उसके बाद जब मैंने BSc किया मेरा परसेंटेज तकरीबन 66% था एग्रीगेट। जब मैंने MCA किया मेरा एग्रीगेट परसेंट 82 था, इतना परसेंटेज नहीं आता MCA में। मैं 90s तक मेरे समझे एवरेज मेरा 82% था, 3 साल का। MCA 3 साल का कोर्स होता, ठीक। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह LLB तो मैंने बगैर पढ़े के दिया, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप, ठीक। मतलब मैंने उसके लिए खाली एडमिशन लिया और मैं सिर्फ जाता था, क्योंकि मेरे को एक आइडिया आ चुका था, मेरे जहन में कोई प्रेशर नहीं था, ठीक। और मैं फिर आगे बढ़ता ही रहा फिर बहरहाल, ठीक। तो ये असल चीज़ होती है, आपको बैकिंग कोई दे, आपको समझाए, आपको इल्म हो क्या चीज़ आप कर रहे हैं, आप कैसे कि मकसद हो तो इंसान करेगा। वरना अगर वो भी कहा है क्या फालतू बच्चा है, वालिद साहब मेरे बाहर थे, उनके फलां डॉक्टर कर रहा है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा, कोई बात नहीं, वो अभी 12th किया, उसने भी BSc कर रहा, उसने यही कर रहा, कोई उनके लिए मसला नहीं था कि भाई हम सब इंजीनियरिंग करा रहे तुम क्या। क्योंकि वो जैसे इंजीनियरिंग कर रहे थे उनके लिए रोज़ की खुदकुशी थी, और जैसा मैं पढ़ा था मैं रोज़ एक नया इंसान बन रहा था। क्योंकि तो रोज़ मर रहे थे ना, उनको करना है इसलिए कि उनके बाप की नाक खड़ी रखना है ना, मुझे करना है इसलिए कि मुझे कुछ बनना है, मेरे वालिद को परवाह मैं क्या करता हूँ, बस मेरी कोशिश कर ले, उनको ये मेरी ख्वाहिश थी, बाकी उनको मतलब नहीं था मेरे रिजल्ट से, मेरी कोशिश से उनको मतलब था। तुमने कोशिश की, हमको रिजल्ट मंजूर है, ये होना चाहिए। तो बहरहाल वालिदैन इसको समझे, टीचर्स इसको समझे, तो हर बच्चे में सलाहियत होती है, अगर टीचर उस चीज़ को समझे तो इंशाअल्लाह ये
बहुत जो है सारी चीज़ें, और मारना करना बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही ये फालतू बात है। वो माएँ लाइल्म हैं, उनको अक्ल नहीं है, उनको कमी है, उनको शऊर की कमी है, उनको इल्म की कमी है, उनको दीनी इल्म की कमी है, जो अपने बच्चों को मारती है। मारने से बच्चे नहीं सीखेंगे, और इतनी छोटी उम्र में मारना तो ये तो आपकी बदबख्ती की अलामत है। क्या आप रब से उम्मीद करते हैं कि आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही काम करे? इतनी कम उम्र इतने छोटे बच्चों को आप मारते हैं। बच्चों को तो मैं कहूँगा अगर छोटे बहुत ज़्यादा 4-5 साल 6 साल, इनको तो मारना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तो इतने छोटे हैं, उनकी हर गलती उनकी मासूमियत से निकलती है। तो उस मासूमियत को समझिए और उनको सिखाने को